मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में विज्ञान विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 824 IM के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में खंड आ का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न में दिया है क्या किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है तो यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में दिया है क्या किसी एक लेंस वस्तु के विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है लेंस होगा। तो विशेष स्थिति के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है, तीसरे प्रश्न में नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ऑप्शन ए उतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी परितालिका द्वारा और ऑप्शन डी पश्चाम्बी मांसपेशियों द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना है। तो नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की घटना प्रकीर्णन होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दिया है क्या विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। हम जानते हैं फार्मूला है P = V²/R। इस फार्मूले में अगर हम R बराबर लिखें, R बराबर मिल जाएगा V²/P मान रख देंगे। V देख रहे हैं 220 वोल्ट है तो 220 गुणे 220 बटे 440 करेंगे तो 220 गुनाई 440, 2 से 220 काटेंगे 110 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 110 ओम सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 6 में क्या विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में नीचे दिए गए नामों में सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख रहे हैं ए साइड में हमारे चिन्ह बने हैं और बी साइड में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो देख रहे हैं पहले में दिया है परिवर्ती प्रतिरोध जो कि 3rd नंबर में है, तो एक का मिलान 3rd से होगा। दूसरे में देख रहे हैं अमीटर जो कि राइट हैंड साइड स्तंभ बी में ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है। और देख रहे हैं तीसरा चिन्ह विद्युत सेल का है तो इसका मिलान 2nd से हो जाएगा। और चौथा तार क्रॉसिंग का प्रतीक है तो ये हमारा 1st से मिलान होगा। तो इस प्रकार से देखें पहला हमारा 3rd से, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं कि पहले का 3rd से और दूसरे का 4थे से, अर्थात देख रहे हैं दूसरा हमारा अमीटर 4थे से और तीसरा 2nd से, चौथा 1st से। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया है 7वां प्रश्न है क्या किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। तो धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में दिया है उपभाग 2। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम, बी मरकरी, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। तो मरकरी अर्थात पारा हम जानते हैं कि धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है
10वें प्रश्न में दिया है कह रहा निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। तो देख रहे हैं CaCO3 ये हमारा CaO और CO2 में टूट जाता है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर C सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है 11वां प्रश्न है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो श्रृंखलन का गुण हम जानते हैं कार्बन में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो दिए गए विकल्पों में देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड बी पर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न में दिया है क्या ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो ईंधन एवं औषधियों के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर में कह गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ए नंबर तंत्रिका न्यूरॉन, बी वृक्काणु नेफ्रॉन, सी में दिया साइटॉन और डी म्यूटॉन। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है वो हमारी कहलाती है वृक्काणु नेफ्रॉन, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो देख रहे हैं ए नंबर जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन और डी ऑक्सीजन का वहन। तो पौधों में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में दिया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, देखते हैं इसकी भी आवश्यकता होती है। बी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है। सी सूर्य का प्रकाश और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो दिए गए तीनों विकल्प ए बी सी, तो देख रहे हैं इन सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वें प्रश्न में दिया है, 17वां प्रश्न कह रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में दिया है क्या मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन ए वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, ऑप्शन बी मटर के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी चावल के उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन के लिए। तो हम जानते हैं मेंडल ने अपना प्रयोग वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो ओजोन परत क्षरण के लिए हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहा जाता है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा हाथी। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में घास बकरी तथा मानव, यानी उत्पादक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी, तो मनुष्य हमारा तो सर्वाहारी में आता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव सही है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।